गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आई एम पायल, योर साइंस टीचर। तो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों केमिस्ट्री पार्ट से, उसी को हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखो 1.3 टॉपिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। लास्ट वीडियो में आपने मैटर के बारे में पढ़ा था। मैटर क्या होता है बच्चों? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। जिसका कुछ स्पेस होता है, जो कुछ जगह घेरता है ना, सॉरी हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, जो कुछ जगह घेरे और जिसका कुछ मास हो उसको क्या बोलते हो? मैटर। अब हम पढ़ने मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, तो बेसिकली आप बच्चों ने सब पहले भी पढ़ा हुआ है। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं बच्चों, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अब हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उनको डिफरेंशिएट करना हमें अच्छे से आना चाहिए। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, वट आर डिफरेंट स्टेट? वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दिस स्टेट्स ऑफ मैटर अराइजेज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग होती है, इसलिए इनको अलग अलग स्टेट्स में रखा गया है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। तो 13.1 टॉपिक 1.3.1 टॉपिक है द सॉलिड स्टेट, जो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक्टिविटी 1.9 देखो बच्चों। कलेक्ट द फ्लोइंग आर्टिकल, ए पेन, ए बुक, ए नीडल, ए पीस ऑफ वुडन स्टिक। एक पेन लो, एक बुक लो, एक सुई लो और एक लकड़ी की स्टिक लो। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम। जैसे बच्चे करते हैं ना, स्केल रख दिया, उसके चारों ओर क्या कर लिया? लाइंस मार ली है ना उसकी। मतलब कोई भी डायग्राम बना दो उस फिगर, किसी भी तरह की बुक का डायग्राम बना दिया, ज्योमेट्री का बना दिया, उसको रखा और उसके चारों ओर अंडरलाइन, जैसे मैप भी बनाते हैं, मैप रखा, उसके चारों ओर क्या कर दी? लाइंस लगा दी। डू ऑल दिस, क्या इन सबकी फिक्स शेप है, अलग अलग बाउंड्री दिखाई दे रही है, फिक्स वॉल्यूम है। बट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रप्ड, अगर इनको खींचा जाए, धकेला जाए, नीचे गिराया जाए या थोड़े से मारा जाए तो क्या होगा? आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? डिफ्यूजन का मतलब बेसिकली होता है बच्चों मिक्स होना। क्या एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम? कंप्रेस का मतलब होता है बच्चों दबाना। आप इनको दबाने की कोशिश करो, प्रेशर लगाने की कोशिश करो, क्या आप इनको दबा पाओगे? ऑल द अबव एग्जांपल आर सॉलिड। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस, इन सबकी डेफिनाइट शेप है। तो ये जो आप पढ़ रहे हो ना बच्चों, ये प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डेफिनाइट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। एक प्रॉपर्टी होगी दैट इज ऑफ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। ये सेकंड प्रॉपर्टी है कि इनकी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड, लिक्विड, गैस में कंपेरिजन करें तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा क्या होती है बच्चों? लो होती है, वो दबते नहीं है। आप अगर आपके वुडन बॉक्स को, लकड़ी के बॉक्स को दबाने की कोशिश करो तो वो नहीं दबेगा। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू, जब इन पे कोई फोर्स भी लगती है तो भी अगर आपके ज्योमेट्री बॉक्स नीचे भी गिरता है ना तो वो एकदम से टूट नहीं जाता, उसमें से बेशक से पेन पेंसिल निकल जाए, बट जो ज्योमेट्री बॉक्स की शेप है वो वही रहेगी, चेंज नहीं हो जाएगी। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। ये बहुत हार्ड, रिजिड का मतलब होता है बहुत हार्ड होते हैं, उनकी शेप को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दोगे या बहुत ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे, धक्के से किसी चीज़ को तोड़ना चाहो तो वो तो आप कर सकते हो। कंसिडर द फ्लोइंग फर्स्ट स्टेप, व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड? क्या जो रबर बैंड है आप बालों में लगाते हैं, हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है? क्या ये अपनी शेप चेंज करता है? क्या ये सॉलिड है? शुगर और साल्ट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जब आप इनको अलग अलग बर्तन में रखते हो, क्या ये जार की शेप ले लेते हैं? जार की शेप लेते हैं। अगर आप चीनी को जग में डालो या चीनी को बाउल में डालो, चीनी तो चीनी जैसी रहेगी ना, एक स्क्वायर जैसे स्ट्रक्चर होता है शुगर का, वो तो वैसे ही रहेगी। वट अबाउट ए स्पंज, स्पंज का मतलब समझते हो ना, स्पंजी रसगुल्ला खाते हो, आपके कुशन्स होते हैं घर में, पिलोज होते हैं स्पंज वाले जो थोड़े से दबते हैं, क्या ये भी सॉलिड है? लेकिन ये तो हम दबा पा रहे हैं, फिर ऐसा क्यों होता है? हमने कहा कि सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत लो है, वो तो मतलब बहुत कम होती है, फिर हम जो कुशन्स हैं या वो है उनको हम थोड़ा सा कंप्रेस क्यों कर पाते हैं, दबा क्यों पाते हैं? ए रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप when द फोर्स इज रिमूव्ड, एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, इट ब्रेक्स। क्या कह रहा है? अब रबर बैंड है, जैसे स्प्रिंग होता है, उसको आप खींचते हो तो वो लंबा हो जाता है, फिर उसको आप वापस छोड़ते हो तो क्या हो जाता है बच्चों? वापस शेप में आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देते हो, एक्सेसिव फोर्स लगाते हो, तो वो कोई भी चीज़ क्या हो जाती है? टूट जाती है। उसके बाद द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सोल्ट क्रिस्टल फिक्स ही रहेगी। नमक को आप किसी भी बर्तन में डालो, चीनी को आप किसी बर्तन में डालो, उनकी शेप फिक्स ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। स्पंज एज माइन्यूट होल्स, स्पंज क्यों दबता है? अब हम स्पंज की बात करें, जैसे क्वेश्चन या पिल्लो है, इसमें माइन्यूट का मतलब होता है छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें एयर, हवा जो है वो फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है, और जब हम इनको दबाते हैं तो एयर क्या होती है उसमें से बाहर निकलती है, एक्सपेल्ड आउट होती है और हम उसको दबा पाते हैं। तो समझ में आया? एक क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से। जबकि जो स्पंज है, जो कुशन पिलो है, वो आपके सॉलिड है। अब लिक्विड या गैस तो नहीं है ना, ये सॉलिड है, तो फिर भी कंप्रेस क्यों होते हैं? इनमें थोड़ी बहुत एयर ट्रैप हो जाती है उनके माइन्यूट होल्स में, छोटे छोटे होल्स में, जिस वजह से जब हम इनके फोर्स लगाते हैं, इनको दबाते हैं, तो वो एयर इनसे बाहर निकलती है और ये नीचे दब जाते हैं। तो सॉलिड स्लेट की प्रॉपर्टी आएगी बच्चों, डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट वॉल्यूम, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, लो कंप्रेसिबिलिटी, डू नॉट चेंज देयर शेप, ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हो, बुक, टेबल, पेन एटसेट्रा। अब सेकंड स्टेट के बारे में पढ़ने जा रही हूँ, दैट इज द लिक्विड स्टेट। एक्टिविटी 1.10, कलेक्ट द फ्लोइंग वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक। नाम से पता लग रहा है ये सारे कैसे हैं? लिक्विड फॉर्म में। कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप
पुट ए 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है जिसमें आप मेजर कर सकते हो कि कितना सोल्यूशन ले रहे हो, 10 ml ले रहे हो, 20, 30 जितना भी ले रहे हो. वट विल हैपन इफ दिस लिक्विड आर स्पिल्ड ऑन द, क्या होगा अगर ये सारा जो है ज़मीन पे फैल जाए. मेजर 50 ml ऑफ एनी वन ऑफ द लिक्विड, ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन. डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम. जैसे कह रहे हैं 50 ml पानी ले लिया आपने, जग में ले लिया, फिर उसको बाल्टी में डाल दिया, फिर आपने बाल्टी से किसी और चीज़ में डाल दिया, बड़े टप में डाल दिया, आप उसको ट्रांसफर करते जा रहे हो किसी और बर्तनों में. क्या शेप लिक्विड की सेम रही? अरे पानी तो शेप चेंज हो जाएगी. क्यों? कटोरी में डालोगे पानी की शेप कटोरी जैसी हो जाएगी, और अगर आप उसको ग्लास में डालोगे पानी की शेप गिलास जैसी हो जाएगी. उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती. जिस कंटेनर में डालो लिक्विड क्या करते हैं, उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होती है. 50 ml है तो वॉल्यूम 50 ml ही रहेगी, वॉल्यूम आपकी चेंज नहीं होगी, लेकिन शेप क्या हो जाती है चेंज. तो सॉलिड से एक डिफरेंस आ गया ना, वॉल्यूम तो इसकी भी डेफिनाइट है, उसकी भी डेफिनाइट थी, पर सॉलिड की शेप फिक्स थी, इसकी शेप फिक्स नहीं है. व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू दैट, डज इट फ्लो इजीली. जब आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लिक्विड डालते हो इजीली चला जाता है. वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहती है. दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, जिसमें भी इनको रखो उसी की शेप ले लेता है. लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड के पास ना बहने की प्रॉपर्टी होती है. जैसे पानी का गिलास अगर आपसे गिर जाए, मान लो अगर आपसे चीनी गिर गई, ठीक है, तो चीनी बहुत ज़्यादा नहीं फैलेगी. लेकिन यही आपसे पानी का गिलास या पानी का जग गिर गया रूम में, तो क्या होगा, थोड़ी देर में देखो कैसा लगे जैसे गंगा यमुना बहने लगे, पानी कितने आगे तक चला जाता है, राइट. तो लिक्विड फ्लो करते अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, तो इसलिए रिगिड नहीं होते, हार्ड नहीं होते. ये फ्लूइड बोलते हैं. फ्लूइड वो होता है बच्चों जिसके पास बहने की प्रॉपर्टी हो, मतलब आगे चला जाए पानी, आप कहाँ गिराते हो और कहाँ पहुँच जाता है. रेफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सो दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड. मतलब ये लिक्विड में क्या हो सकते हैं, मिक्स हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल सोल्ट इन वाटर. सोल्ट क्या था आपका, सॉलिड मॉलिक्यूल है, सॉलिड चीज़ है, और पानी क्या है, लिक्विड है. तो ये आपने क्या किया, सॉलिड को लिक्विड मिक्स कर दिया, तो ये क्या होगा, सॉलिड इन लिक्विड. द गैसेज फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर. जो हमारे एटमोसफेयर में गैसेज प्रेजेंट है वो भी क्या हो जाती है, पानी में डिजोल्व हो सकती हैं. ये गैसेज स्पेशली जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, एसेंशियल है, जरूरी है एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सबके लिए जरूरी है बच्चों, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं. प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं. ये सब तो सभी एनिमल्स और प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है. ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ, हमें सांस लेना जरूरी है जिंदा रहने के लिए. एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर. जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं जो पानी में रहते हैं वो कैसे सांस लेते हैं पानी के अंदर, वहाँ पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है पानी में. द स्विम में कंक्लूड सॉलिड लिक्विड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड. एक चीज़ हमें पता लगी कि सॉलिड भी लिक्विड में मिक्स हो सकता है. मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया सॉलिड इन लिक्विड का. सॉल्ट इन वाटर ले लो, शुगर इन वाटर ले लो. लिक्विड इन लिक्विड तो बहुत सारे एग्जांपल है बच्चों, जैसे ऑयल है, ठीक है, मिल्क है, ये प्योर नहीं होते ना, किसी चीज़ का मिक्सचर होते हैं. गैसेस भी डिफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कि अब ऑक्सीजन हमें कहाँ मिल रही है, पानी में क्या मिल रही है आपको, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या है, गैस. पानी क्या है, लिक्विड. तो ये क्या हो गया, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल होगा. तो सारी चीज़ें आपस में डिफ्यूज हो सकती हैं, का मतलब है बच्चों मिक्स हो सकती है. द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन अ सॉलिड, मतलब कि लिक्विड ज़्यादा डिफ्यूज होता है सॉलिड्स की बजाय. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली. लिक्विड स्टेट में अब देखो एक और डिफरेंस आ गया. पहला डिफरेंस कौन सा पड़ा था, शेप वाला. दूसरा डिफरेंस आया कि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो ना ज़्यादा मूव नहीं कर पाते बच्चों. क्यों नहीं मूव करते, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है ना, जो सॉलिड के पार्टिकल में फोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक दूसरे को जकड़े रहते हैं, पार्टिकल्स को जगह ही नहीं होती उनके वहाँ पे. अगर आप दो डिफरेंस और करने हो तो फोर्सेज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में वीक होती है, गैसेज में उससे भी ज़्यादा वीक होती है. फोर्सेज जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी मूवमेंट उतनी ज़्यादा ही कम होगी. अब फोर्सेज सॉलिड में ज़्यादा थी तो मूवमेंट कम है, फिर लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा मूवमेंट है, गैसेज में तो बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट है. यही अगर मैं इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करूँ, स्पेस की बात करें तो सॉलिड्स में जो स्पेस है वो बहुत कम है, तभी उसको घूमने की जगह नहीं मिलती मूव करने की, ठीक है. सिमिलरली जो आपका लिक्विड में स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा है और गैस में स्पेस उसके मुकाबले और भी ज़्यादा है, ठीक है. तो देखो मूव फ्रीली है, ग्रेटर स्पेस है हर दूसरे पार्टिकल के कंपेरिजन में. अब मैं पढ़ी हूँ गैसियस स्टेट के बारे में. क्या कभी आपने बैलून सेलर को देखा, जो एक बैलून भर रहा होता है बहुत सारे, छोटा सा सिलेंडर लिया होता है इसने, उससे पूछो कि एक दिन में वो कितने बैलून फुला पाता है एक सिलेंडर से, ठीक है. अब आपको देखो 1.11 एक एक्टिविटी करने को बोल रहा है. 3 आपको 100 ml की सिरिंज लेनी है, उनके ऊपर वाले ढक्कन को बंद कर देना है जैसे आपको फिगर में दिखाया हुआ है. रिमूव कर देना, पिस्टन को हटाना है, जैसे पिचकारी नहीं चलाते बच्चों, आप पिचकारी का एग्जांपल भी ले सकते हो. अदरवाइज ये पिस्टन होता है जिससे इंजेक्शन लगाते हो ना वो. इंसर्ट द, आप कह रहे हैं लिविंग, एक सिरिंज को ना अनटच छोड़ दो, बिना टच के, उसमें पानी भर दो, दूसरे में पानी भर दो, एंड पीसीज ऑफ चोक भर दो तीसरे में, ठीक है. तीनों में अलग अलग चीज़ें होगी. इन पिस्टल को इंसर्ट करो, आप डालो सिरिंज के अंदर, थोड़ी सी वैसलीन लगा लो ताकि अच्छे से चली जाए ना, सॉफ्ट होती है ना वैसलीन तो फैलती फटाफट से स्लिप होती हो जाएगी. नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन. अब हम दबाएंगे उसको तो क्या होगा, आप क्या देखोगे, इन विच केस पिस्टन सबसे ज़्यादा इजीली कहाँ गई. व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन. हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो गैसेस थी वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है, गैसेस बहुत जल्दी दब जाती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. तो जैसे एलपीजी, आपके घरों में जो सिलेंडर है उनमें एलपीजी यूज़ होती है,
हमारे होम में जो खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और ऑक्सीजन, जब हम कोरोना हुआ था सबने देखा था ना, ऑक्सीजन के कितनी ज़्यादा काम आए थे, ऑक्सीजन के इतने बड़े बड़े टैंकर भर के आए थे ना, ऑक्सीजन सिलेंडर की नीड पड़ी थी। हॉस्पिटल में जो लगाते हैं वो सीएनजी होती है, कंप्रेस नेचुरल गैस, उसका फ्यूल की तरह यूज़ होता है इन दिनों में। व्हीकल्स में सीएनजी डलती है आजकल, वो सस्ती पड़ती है इसलिए लोग पेट्रोल नहीं चलाते, ये सीएनजी पे गाड़ी चलाते हैं। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, ये दब जाती है, तो थोड़ी सी भी डिग्गी होगी ना उसकी भरने की, वहाँ पे बहुत सारी भर जाएगी। दबने की पावर क्या, इसका क्या फ़ायदा है कि थोड़ी सी जगह में भी बहुत सारी गैस भर जाती है, ठीक है। इनटू ए स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इजीली, कहीं भी जा सकते हैं। वी कम टू नो व्हाट इज बीइंग, आज जैसे किचन में कभी हलवा बन रहा होता है, मैगी बन रही होती है, अंदर कमरे में बैठे बैठे आप बता देते हो खुशबू से कि आज तो भाई कुछ अच्छा बन रहा है, अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है ना सभी को। ऐसा क्यों होता है आपको? और यही अगर खाना आपके फ्रिज में पड़ा हो, कल का फ्रिज में अगर मटर पनीर पड़ा है, हलवा पड़ा है, आपको खुशबू नहीं होती। ऐसा क्यों होता है कि कोल्ड फूड के तो आपको खुशबू नहीं आती, लेकिन जो गरम गरम खाना पक रहा होता है उसकी आपको खुशबू आने लग जाती है? क्योंकि उसका जो धुआं निकल रहा होता है ना, कुकर से सीटी आती है, गैसेस फॉर्म में जो निकल रहा होता है, गैस के पार्टिकल्स के बाद बच्चों पावर होती है, वो बहुत ईजिली मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। दूसरी, उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो वो बहुत दूर तक क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। हाउ डू दिस स्मेल, ये स्मेल हमारे तक कैसे पहुंचती है? पार्टिकल ऑफ द अरोमा, अरोमा होता है छोटे पार्टिकल होते हैं फूड के, वो हवा के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं, किचन से बाहर फैल जाते हैं और हम तक पहुंच जाते हैं, दूर तक भी। द स्मेल ऑफ हॉट कुक फूड रीचेज सेकंड में पहुंच जाती है कंपेयर टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। सॉलिड और लिक्विड इतने इजीली मूव नहीं कर पाते जितने इजीली गैसेस मूव करती हैं। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट, ठीक है। तो गैसेस सबसे ज़्यादा फास्ट प्रॉपर्टी, फास्ट शो करते हैं मूव करने की प्रॉपर्टी। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव आउट रैंडमली, बहुत हाई स्पीड से रैंडम इधर उधर मूव करते रहते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट, एक दूसरे को टकराते हैं, दीवारों से भी टकराते हैं कंटेनर की। जो प्रेशर लगाते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर पे क्या है, टकराने की वजह से ये क्या लगा रहे हैं बच्चों, बार बार ये फोर्स लगा रहे हैं। जो ये प्रेशर है ना एक्सर्टेड बाय द गैस की तरफ से जो प्रेशर लग रहा है वो किस वजह से है? क्योंकि ये पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं, तो ये क्या है, फोर्स लगा रहे हैं। अभी डायग्राम समझना बहुत जरूरी है बच्चों। जो ये सॉलिड का आपका डायग्राम है, अगर आप इसमें देखो, मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा भी देती हूँ। जो अगर फर्स्ट जो सॉलिड है, इसके पार्टिकल बच्चों बिल्कुल ही टाइटली पैक होते हैं, इनके बीच में जगह ही नहीं होती, बिल्कुल ऐसे फिक्स होते हैं सॉलिड में। यही मैं अगर लिक्विड की बात करूँ ना, इसके पार्टिकल क्या होते हैं, थोड़े खुले खुले, इनके बीच में जगह होती है। फोर्सेस स्ट्रॉन्ग इसमें है सबसे ज़्यादा, ठीक है, लेकिन इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो क्या है, इसमें कम है। नीचे वाले एरो का मतलब होता है बच्चों कम, ऊपर वाले का मतलब ज़्यादा। और अगर मैं गैस की बात करूँ, गैस के पार्टिकल तो बहुत दूर है, एक कहीं यहाँ पे है, एक कहीं यहाँ पे है, तो इनको तो मूव करने के लिए क्या होगा? अब पार्टिकल्स को अगर मूव करना है बच्चों, अगर पार्टिकल्स को मूव करना है, इनको तो इजीली जगह मिल जाएगी, इनको भी। लेकिन ये बिल्कुल कट्टे कट्टे जुड़े हुए हैं, इनके पास जगह नहीं है बच्चों को। ये तो मैंने पूरे नहीं बनाए ना, यहाँ पे भी साइडों में बनेंगे बच्चों, तो इनके पास तो जगह ही नहीं घूमने की। तो इनकी डिफ्यूज़न क्या होती है, वेरी लो होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। यही अगर मैं बात करूँ आपके इसकी, जो आपका ये इसमें थोड़ी डिफ्यूजन इसके मुकाबले फास्ट होती है, ज़्यादा होती है। इसमें सबसे ज़्यादा गैसियस में सबसे ज़्यादा मूवमेंट फास्ट होती है। क्यों? हाई स्पीड के साथ रैंडम फटाफट से कंटेनर होता है, ये इससे भी इस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, क्योंकि टक्करें मारेंगे, आपस में भी टक्कर मारते हैं एक दूसरे के साथ, और इस कंटेनर के साथ भी टक्कर मारते हैं। लेकिन लिक्विड के थोड़े कम स्पीड से करते हैं और सॉलिड्स की कर ही नहीं पाते, क्योंकि इनके पास ना ही तो बेचारों के पास जगह है, ठीक है, इनके पास जगह भी नहीं है। फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई किसी को छोड़ता ही नहीं, एक दूसरे को उन्होंने जकड़ा हुआ है, ठीक है। आई होप सो ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप पढ़ना, पहले आपके पास नोट्स भी अवेलेबल हैं। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, हम डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना, मास बाय वॉल्यूम। अब इनको बताना है कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब कौन किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, आपको बताना है। हवा होगी, जो चिमनी से धुआं निकलता है वो, या शहद होगी, या वाटर, या चोक और कॉटन और आयरन। आयरन क्या होता है, लोहा। लोहा क्या होगा, भारी होगा। अब तुम यहीं से देख लो, मास और डेंसिटी एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लोहे का मास ज़्यादा होगा, इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर देखो चौक का ज़्यादा होगा, कॉटन का, धुएं का, ये आप सोचना है, सोचने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड का ये पार्ट है, टेबुलेट द डिफरेंसेस ना। अब ये बता सकते हो, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्या सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस बताना। कैसे बताओगे, पहले बताओगे उसकी डेफिनेट शेप होती है, फिर लिक्विड की नहीं होती, उनकी भी नहीं होती गैस की, किसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, किसकी नहीं होती, कौन कंप्रेसिबल है, कौन नहीं है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसके हैं, एग्जाम्पल बताओगे तीनों का, डिफ्यूजन किस में फास्ट होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस में स्ट्रॉन्ग है, किस में वीक है, डिस्टेंस किस में ज़्यादा है, किस में कम है, राइट।
उसके बाद है कमेंट अपॉन द फ्लोइंग रिजिडिटी। क्या होते हैं, बहुत जो सॉलिड बहुत हार्ड होते हैं, लिक्विड उसके मुकाबले सॉफ्ट है, और आपकी गैसेस तो अभी सॉफ्ट है। कंप्रेसिबिलिटी दबने की पावर, फ्लूइडिटी बहने की पावर जब एक गैस कंटेनर को आप फिल करते हो। शेप क्या है, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, इन सब की डेफिनेशंस लिखने हैं, नोट्स में आपको मिल जाएगी। ईजी है बच्चों, कुछ मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपको कुछ रीजंस देने हैं। एक गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल में, जिसमें भी हम मतलब गैस को फिल करते हैं ना, पूरे वेसल को भर देती है जिसमें हम उसको रखते हैं। गैस प्रेशर लगाते हैं, ये अभी आपको पढ़ा था। गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होने की वजह से क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं, कंटेनर के साथ टकराते हैं, इस वजह से प्रेशर क्रिएट करते हैं। वुडन टेबल शुड बी कोल्ड। वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि अब इस पर फोर्स लगाओ, एक तो इतनी आसानी से ये टूटती नहीं है, अपनी शेप को चेंज भी नहीं करती, राइट। वी कैन easily मूव अवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। हम हवा में तो बहुत इजीली अपना हाथ पैर इधर उधर घुमा सकते हो, लेकिन अगर आपका कोई मैं लकड़ी के थोड़ा सा मोरा करके एक बॉक्स में आपका हाथ डाल दूँ, वहाँ आप इतनी इजीली मूव नहीं कर पाते। क्यों, क्या पढ़ा था, सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, उसमें मूव करने की जगह नहीं होती, वहाँ आपको हाथ हिलाने की, आपको अब अपने हाथ की मूवमेंट की जगह ही नहीं मिलती बच्चों, स्पेस ही नहीं मिलता, फोर्सेज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। हमने पढ़ा है कि लिक्विड की डेंसिटी क्या है, सॉलिड के मुकाबले उनकी डेंसिटी कम है, उनका मास कम है। पर आपने ये भी पढ़ा है जो आइस है, मतलब आइस क्या होती है, फ्लोट्स करती है वाटर पे, पानी पे। हम बोलते हैं ना, जब पानी में हम आइस को डालते हैं तो वो क्या है, तैरती है। फाइंड आउट वाई, तो बस ऑफ कोर्स फाइंड आउट वाई, सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है। नहीं फाइंड आउट होता देन यू विल आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको इसका आंसर करूंगी। कैन मैटर चेंज स्टेट, क्या मैटर अपनी चेंज स्टेट को चेंज करता है। स्टेट को चेंज करने का मतलब होता है बच्चों सॉलिड से लिक्विड बन जाना, लिक्विड से गैस बन जाना, फिर वापस गैस से लिक्विड बन जाना, लिक्विड से सॉलिड, या फिर सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाना, या गैस से डायरेक्टली सॉलिड बनना। किसी भी तरह का इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट क्या कहलाता है, चेंज ऑफ स्टेट। हम सब ने अपने ऑब्जर्वेशन से पढ़ा है। अब सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है चेंज ऑफ स्टेट का, वाटर है ना बच्चों। वाटर तीन तरह से एग्जिस्ट करता है, आइस की तरह एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या कहोगे, बर्फ है मतलब सॉलिड है, लिक्विड मतलब जो पानी आप पीते हो, नहाते हो, जिस पानी से उसका यूज़ करते हो वो लिक्विड है, और यही जब हवा में उड़ जाता है, वेपर्स बन के उड़ जाता है, तो ये क्या है, वेपर है। वट हैपन्स इन साइड द मैटर, जब ये चेंज ऑफ स्टेट होता है तो क्या होता है, वट हैपन्स विद द पार्टिकल ऑफ मैटर इन चेंज ऑफ स्टेट के टाइम, पार्टिकल ऑफ मैटर को क्या होता है, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन, इजंट इट। हमें इनका आंसर करने की नीड है। अब हम देख रहे हैं टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या होता है। एक्टिविटी 1.12 क्या बच्चों, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर। आपने एक बीकर में क्या किया बच्चों, 150 ग्राम आइस ले ली, बर्फ ले ली, उसमें एक थर्मोमीटर सेट कर दिया ताकि आप उसका टेम्परेचर नोट कर सको, ठीक है। अब फर्स्ट फिगर में क्या दिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। नीचे से आपने बच्चों देखो ये बर्नर लगा दिया, जैसे आप बर्नर कौन करोगे, उसको टेम्परेचर दोगे, मतलब जैसे बर्फ फ्रिज में पड़ी है, टेम्परेचर कम है, जब आप उसको बाहर निकालते हो, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो बर्फ क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है ना। आइस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जो सेकंड एग्जांपल है, अब ये पानी है, पानी के नीचे मैंने और बर्नर दोबारा से लगा दिया इस पानी के नीचे, अब क्या होगा, ये पानी उड़ने लग जाएगा, हवा में इवापोरेट होने लग जाएगा थोड़े टाइम के बाद, जब उसका बॉइलिंग पीरियड रीच हो जाएगा। हम पढ़ते हैं ना वो पॉइंट जिसमें जो आइस है वो आपकी वाटर में मेल्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और वो पॉइंट जिसमें जो आपका लिक्विड वाटर है वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हो, बॉइलिंग पॉइंट। तो आगे एक्टिविटी में यही कहा होगा, हीट करना शुरू करो, बिक कर दो, टेम्परेचर नोट करो जब आइस ने मेल्ट करना शुरू किया, और वो टेम्परेचर नोट करो जब पूरी की पूरी आइस किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी। अपने ऑब्जर्वेशंस को नोट करो। ग्लास रोड इसलिए रखते बच्चों ताकि हम अच्छे से उसको स्टीर कर सके, हिला सके। आई रखो थर्मोमीटर पे कि ये ना हो कि आपको पता ही ना लगे टेम्परेचर कब चेंज हो गया, कब उसने आइस मेल्ट हो गया, आप देखो ही ना। अपने ऑब्जर्वेशंस को नोट करो, कैसे वाटर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, फिर गैसियस स्टेट में। अगर ये चीज़ और इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल्स के बीच में एनर्जी होती है ना, वो बढ़ जाती है। पार्टिकल्स हम पढ़ते हैं कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, इस काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, मूवमेंट शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। हम पहले तो हम कह रहे थे कि सॉलिड के पार्टिकल तो हिलते भी नहीं है, इतने ज़्यादा उनके फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम जो हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जो टेम्परेचर लगा रहे हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किससे, जो उसके पार्टिकल्स के बीच की फोर्स है, तो उसको ओवरकम कर देती है, और पार्टिकल इधर उधर घूम करना, अपनी पोजीशन को छोड़ के मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये स्टेज इज रीच, ऐसी स्टेज आती है जबकि पूरा का पूरा सॉलिड मेल्ट हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। वो टेम्परेचर जिसका आपका सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाए उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हो, ठीक है। द मेल्टिंग आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 273.16 केल्विन है। जो मेल्ट होने की प्रोसेस है, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, को आप क्या बोलते हैं, फ्यूजन। सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, ये आपको लर्न करने हैं। जैसे ये देखो आपको एक आगे नेक्स्ट पेज बना हुआ है ना, सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट टू जैसे जब आप हीट देते जाते हो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो जाता है। और जब आप उल्टा करते हो, जब आप कूल करते हो, ठंडा करते जाते हो, तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनता जाता है। अब नीचे देखो ब्लैक वर्ड्स में क्या लिखा है, व्हेन ए सॉलिड मेल्ट, जब एक सॉलिड मेल्ट होता है इसका टेम्परेचर सेम रहता है, सो वेयर डज द हीट एनर्जी को, कह रहे हैं जब वो मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे, एक ही टेम्परेचर पे सारा मेल्ट हो रहा है, तो वो जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो कहाँ जाती है,
You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system doesn't change after the melting. एक बार अगर बच्चों मेल्टिंग पॉइंट आ जाए ना, जैसे मैंने देखा कि 273.15 केल्विन पे आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, एक बार मेल्टिंग पॉइंट आने के बाद फिर टेम्परेचर चेंज नहीं होता, उसी पे सारी जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है. दिस हैपन्स इवन तो वी कंटिन्यूड, चाहे हम बीकर को नीचे से हम चाहे हीट दे ही जा रहे हैं, हम तो हीट सप्लाई करे जा रहे हैं, ये हीट्स फिर यूज़ कहाँ होती है, उसका तो टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा. दिस हीट गेट यूज अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय, ये कहाँ यूज़ होती है, जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके फोर्सेज को ख़त्म करने में. एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, फिर आइस इस हीट एनर्जी को क्या करती है, बर्फ़ एब्जॉर्ब करती है. टेम्परेचर में राइज शो नहीं करती, टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, लेकिन आइस इसको एब्जॉर्ब करती है. इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर, में कहीं पे ये छुप जाती है, हम ऐसा मानते हैं. इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट. लेटेंट वर्ड का मतलब ही होता है बच्चों छुपी हुई, हिडन. द वर्ड लेटेंट मीन हिडन. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज, हमें 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलेंगे, एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, फ्यूजन कराते हैं, और जितनी हीट चाहिए उसको बोलता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, जो आपका टेम्परेचर है ना बच्चों, उसके 2 स्केल आप यूज़ करते हो, सेल्सियस और केल्विन. तो जब भी आपको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना हो, आप 273 उसमें ऐड कर देते हो. उनकी ज़्यादा एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल इन द आइस एंड द सेम टेम्परेचर. तो पानी वाले की ज़्यादा क्यों होगी, हमने पढ़ा ना, लिक्विड फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती थी, वो ज़्यादा फ्रीली मूव करते थे क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस आ जाता था. अब दोबारा हीट एनर्जी अप्लाई किया जा रहा है, जो पानी है उसको अप्लाई करो, फिर वो और फास्ट मूव करना शुरू कर देंगे, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब पार्टिकल के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी कि जो लिक्विड के जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या करेगा, तोड़ देगा. इस टेम्परेचर पर लिक्विड किसमें, गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा. द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो बच्चों. बॉइलिंग एक बहुत बड़ा फिनोमेना है. पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड एनर्जी लेते हैं, इनफ एनर्जी लेते हैं किसमें, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए. अब वाटर के लिए ये टेम्परेचर कितना है बच्चों, 373 केल्विन. आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 273, और वाटर के लिए कितना है, बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन. कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जैसे आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताई थी कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फिर 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को 1 किलोग्राम ऑफ गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी आपको हीट चाहिए उसको आप क्या बोलोगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. आपको प्रोसेस का नाम याद होना चाहिए, सॉलिड से लिक्विड में गया तो फ्यूजन, लिक्विड टू गैस में गया तो वेपराइजेशन, राइट. अब है पार्टिकल्स इन स्टीम, जो भाप होती है, दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है. सॉलिड में कम एनर्जी थी क्योंकि पार्टिकल्स में जगह नहीं थी, लिक्विड में और ज़्यादा एनर्जी आ गई, पार्टिकल्स खुले हो गए, गैसेज में क्या हो गया, और भी ज़्यादा एनर्जी आ गई. दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन द स्टीम, उनमें उन्होंने ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब किया. अब देखो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस दिखाया हुआ है. अब सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट, हम टेम्परेचर को चेंज करके स्टेट भी चेंज कर सकते हैं. वी हैव लर्न दैट द सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट. जब भी हम हीट अप्लाई करते हैं तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस में चेंज हो सकते हैं. बट देयर आर सम, कुछ ऐसे भी होते हैं बच्चों जो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं सॉलिड टू गैस में, और या फिर गैस, मतलब कि सॉलिड के बाद कौन सी स्टेट आती है, लिक्विड, लिक्विड के बाद कौन सी स्टेट आती है, गैस. लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये ऐसे कहना चाह रहे हैं. कुछ ऐसे कंपाउंड भी, ये 3 स्टेट होती हैं, कुछ डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं और डायरेक्टली वापस इसमें, उस प्रोसेस का नाम बोलते हैं बच्चों हम सब्लिमेशन. उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, सब्लिमेशन होता है, ठीक है. ये अभी आएगा भी सही, देखो सब्लिमेशन, जब लिक्विड स्टेट बीच में आए ना, डायरेक्टली सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए और गैस डायरेक्टली आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए. जैसे एक्टिविटी देखो 1.13, कुछ आपने कैम्फर लिया, कैम्फर होता है बच्चों कपूर, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl लिया, उसको क्रश किया, चाइना डिश एक बाउल होता है सफेद कलर का, उसमें डाल दिया. इन्वर्टेड फनल क्यों लिखा, उल्टी डाली हुई है चाइना डिश पे, ऊपर से कॉटन प्लग डाल दिया ताकि अभी कुछ बाहर ना निकले, जैसे फिगर में दिखाया. धीरे धीरे नीचे से हीट करना शुरू किया. आप क्या इस एक्टिविटी से ऑब्जर्व करोगे, चेंज ऑफ स्टेट आपको मिलेगा, डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाएगा, ये गैसेस फॉर्म में बन के उड़ने लग जाएगा बच्चों. जो आपने कैम्फर लिया या अमोनियम क्लोराइड लिया, इसमें बीच में लिक्विड स्टेट आएगी नहीं. जैसे आपकी आइस थी, पहले लिक्विड में कन्वर्ट हुई फिर गैस में कन्वर्ट हुई, इसमें ये डायरेक्टली क्या बन जाता है, गैस बन जाता है. तो ऐसी स्टेट जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए बिना लिक्विड स्टेट आई, या वाइस वर्सा का मतलब होता है उसका उल्टा, या डायरेक्टली गैस से सॉलिड बन जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हो, सब्लिमेशन बोलते हो. अभी तक हमने पढ़ा था बच्चों, ये आपने टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से या टेम्परेचर कम करने से क्या स्टेट चेंज हो रही है. नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ोगे बच्चों, प्रेशर बढ़ाने से क्या चेंज हो रहा है, प्रेशर कम करने से या प्रेशर ज़्यादा करने से क्या चेंज हो रहा है. होप सो नेक्स्ट वीडियो में आपका ये जो चैप्टर है ये कवर हो जाएगा. तब तक के लिए जितने भी क्वेश्चंस आपके अभी तक चैप्टर में आ गए हैं, चाहे वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे वो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, नोट्स आप सभी बच्चों के पास अवेलेबल है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ो, समझो. अगर कुछ नहीं समझ में आता मेरे से पूछो, चैप्टर में नहीं समझ में आता या क्वेश्चन आंसर में नहीं समझ में आता, यू कैन आस्क, ठीक है. ओके बच्चों, बाय, टेक केयर.